बैलेंस। ठीक, जैसा कि आप ग्राफ के अंदर हमें हरे रंग का बॉक्स देख रहे हैं, हमारा पूरा संविधान एक बैलेंस यानी संतुलन पर टिका हुआ है। एक तरफ नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं तो दूसरी तरफ उन पर उचित प्रतिबंध रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। ना तो अधिकार असीमित है और ना ही राज्य की शक्ति असीमित है। इस संतुलन को हम आज विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में समझेंगे। विरोध का अधिकार लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, राइट टू प्रोटेस्ट। ये इधर राइट टू प्रोटेस्ट, विरोध का अधिकार। संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमें विरोध करने का अधिकार देता है? यह हमारे मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। अनुच्छेद, ये फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। अनुच्छेद 1A जो कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, बोलने की स्वतंत्रता देता है। असीमित बोलकर या लिखकर व्यक्त कर सकते हैं जो हम अपनी स्वतंत्रता है उसको। आर्टिकल 19B है 1B, असेंबली पीसफुली। आर्टिकल 19(1)B क्या कहता है? शांतिपूर्ण बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार देता है, असेंबली पीसफुली। अब क्या देखते हैं हम? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, शाहीनबाग मामला। ये सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है इस चीज़ पर, शाहीनबाग मामला। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है। शाहीनबाग 2020 में, ये पढ़ो आप, ये इधर से इधर। शाहीनबाग 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विरोध का अधिकार तो है, लेकिन आप अनिश्चित काल के लिए सार्वजनिक रास्तों को बंद नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप विरोध, दूसरों के आने जाने के अधिकार को पूरी तरह से बाधित नहीं करना चाहिए। आपको पूरी तरह से बाधित नहीं करना है आने जाने के जो रास्ते अन्य जो लोगों के हैं। ये शाहीनबाग मामले में 2020 में सामने आया था, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था। ठीक, नेक्स्ट आता है नागरिक के कर्तव्य, सिटीजन ड्यूटी। ये सिटीजन ड्यूटी आती है, नागरिकों के कर्तव्य। सिर्फ अधिकार मांगना काफ़ी नहीं है, हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। ग्राफ में आप देख सकते हैं नागरिक के कर्तव्य हैं, ये जो इधर हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? रेस्पेक्ट अदर राइट्स, प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना है, जैसे कि उनके आने जाने की आज़ादी। दूसरा क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है। विरोध के नाम पर तोड़फोड़ या हिंसा करना संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। इसके लिए एक विशिष्ट कानून भी है, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, जैसे PDPP एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? PDPP एक्ट भी बोलते हैं, जो ये 1984 का सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सजा का प्रावधान करता है। जो लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 का जो है, वह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सजा का प्रावधान करता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो आगे कहाँ चलते हैं हम? पब्लिक ऑर्डर। ये पब्लिक ऑर्डर की बात करते हैं। तो अब दूसरे पक्ष की बात करते हैं, राज्य स्टेट की राज्य की जिम्मेदारी है। ठीक, संविधान इसमें देख रखा है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। संविधान राज्य को यह शक्ति देता है कि वह नागरिकों के अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। संविधान जो है वह क्या शक्ति देता है कि वह नागरिकों के अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। अनुच्छेद 19(2) क्या कहता है? क्लॉज 2 क्या कहता है? लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। क्या ये आर्टिकल जो देख रखा है 19(2), लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, देश की संप्रभुता, सोवरेंटी, एक इंटीग्रिटी, अखंडता। ये इंटीग्रिटी, अखंडता, सोवरेंटी बनाए रखने के लिए विरोध पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर कोई विरोध प्रदर्शन हिंसक हो जाता है या देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करता है तो राज्य दखल दे सकता है। ठीक, नीचे आता हमारा क्या आता है? स्टेट ड्यूटीज़। क्या आती है हमारी? ये स्टेट ड्यूटीज़ आती हैं। राज्य का मुख्य कर्तव्य क्या है? ग्राफ में हमें बताता है कि राज्य का काम है मेंटेन पब्लिक पीस, सिटीजन सेफ्टी, लोक शांति बनाए रखना ताकि शहर में दंगे ना हो। पहला जो है मेंटेन पब्लिक पीस में लोक शांति बनाए रखना ताकि शहर में दंगे ना हो। दूसरा जो है सिटीजन सेफ्टी, नागरिक सुरक्षा, सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब आती है पुलिस पावर्स। नीचे पुलिस पावर की हम बात करते हैं। इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए पुलिस के पास शक्ति हैं। पहले जैसे हम CRPC की धारा 144, 144 कहते थे, अब वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163, 163 बन गई है, जिसके तहत पुलिस को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक स्थान पर भीड़ को इकट्ठा होने से रोक सकती है। अगर उसे लगता है कि इससे शांति भंग हो सकती है, ठीक है, वो भीड़ को रोक सकती है। किसके थ्रू?
धारा BNSS की धारा 163 जो है उसके थ्रू। अब आता है संतुलन के उपकरण, टूल्स फॉर बैलेंस। अब संतुलन कैसे बनाना है, तो फिर एक आदर्श लोकतंत्र में संतुलन कैसे बनाया जाए, तो ग्राफ के नीचे दिए गए इन 3 सुनहरे सिद्धांतों को याद रखिए। प्रोपोर्शनलिटी, डायलॉग और LMLF, ठीक, वैध, इसे LLMF को क्या बोलते हैं, वैध साधन। तो पहला क्या है, प्रोपोर्शनलिटी, मतलब आनुपातिकता। इसका मतलब है कि राज्य की कार्रवाई विरोध की गंभीरता के अनुसार होनी चाहिए। अगर लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो लाठीचार्ज या बल प्रयोग आनुपातिक डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। राज्य की कार्रवाई कम से कम हस्तक्षेप वाली होनी चाहिए। सेकंड वन है डायलॉग, जिसे संवाद कहते हैं। किसी भी विरोध का समाधान लाठी गोली नहीं बल्कि संवाद यानी बातचीत है। सरकार को प्रदर्शनकारियों के साथ बैठकर उनकी बातें सुननी चाहिए। अब आता है थर्ड वन, डायलॉग हो गया, प्रोपोर्शनलिटी अनुपातिकता, संवाद हो गया। अब आता है LMLF, ये क्या है, वैध साधन या कानूनी ढांचा बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि राज्य की कार्रवाई पूरे तरह से कानून के दायरे में होनी चाहिए। कोई भी सरकारी अधिकारी अपनी मन मर्जी से किसी के अधिकार को नहीं छीन सकता। ये क्या कहता है, हमारा जो कानूनी ढांचा है LMLF क्या कहता है, कोई भी सरकारी अधिकारी अपनी मन मर्जी से किसी के अधिकार को नहीं छीन सकता। तो प्यारे विद्यार्थी, जैसा कि जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा था कि असंतोष डिसेंट लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है। अगर आप सेफ्टी वॉल्व को बंद कर देंगे तो प्रेशर कुकर फट सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक जीवंत लोकतंत्र, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन होना अनिवार्य है। यह ग्राफ हमें यह सिखाता है कि विरोध का अधिकार एक प्रशासित अधिकार है, रेगुलेट राइट है, असीमित अधिकार नहीं है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। दोस्तों, एक UPSC एस्पिरेंट के तौर पर क्या आपने सोचा है कि इस पूरे मुद्दे को अपने GS पेपर और आंसर राइटिंग में कैसे लिंक करना है? आज के इस क्लास में हम समझेंगे कि देश में होने वाले प्रोटेस्ट को UPSC सिलेबस के GS पेपर 1, 2, 3, 4 और ऐसे से कैसे कनेक्ट करें, ताकि जब परीक्षा में प्रश्न आए तो आपके पास सॉलिड और टू द पॉइंट हों। तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं ये GS पेपर 2 पर, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी क्या है। ठीक है, यहाँ से सबसे ज़्यादा डायरेक्ट लिंकेज बनता है। तो जैसे मैं बात करूँ कि आर्टिकल 19(1)(b), आर्टिकल 1A राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये किसकी वो देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देन उसके बाद आता है 19(1)(b), ये किसकी बात करता है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, शांतिपूर्ण जमावड़ा का अधिकार। ये हमारा किस में आता है, इसमें 19(1)(b) में। देन इसके बाद आता है 19(1)(2), ये क्या कहता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि राज्य पब्लिक ऑर्डर, देश की संप्रभुता और अखंडता के आधार पर इस पर युक्त निर्बंध लगा सकता है। ठीक है, अब आता है प्रेशर ग्रुप्स एंड सिविल सोसाइटी। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन एक तरह से फीडबैक मैकेनिज्म का काम करते हैं, जहां दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। जो ग्रुप्स हैं सरकार की क्या करते हैं, नीतियों को प्रभावित करते हैं। लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, अमित साहनी केस के बारे में आपने सुना शायद होगा, पढ़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि विरोध का अधिकार है, लेकिन यह सार्वजनिक रास्तों या सामान्य जनजीवन को अनिश्चित काल के लिए बाधित करने की कीमत पर नहीं हो सकता। ठीक, देन उसके बाद आता है GS पेपर 1, 3rd एंड 4th की जो लिंकेज हैं वो क्या हैं। अगर हम GS पेपर 1 हिस्ट्री एंड सोसाइटी का देखें तो ऐतिहासिक लिंक क्या है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, गांधी जी का सत्याग्रह, सवर्णव आंदोलन, इसमें लिख लो टू द पॉइंट, गांधी जी का सत्याग्रह। और क्या देख लेंगे, सविनय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और आ जाएगा अहिंसक विरोध पर ही आधारित था। ठीक, सामाजिक आंदोलन देखें, यह दिखाता है सोशल मूवमेंट्स में कि समाज का कोई वर्ग, युवा, किसान, श्रमिक जब अपनी मांगें रखता है तो सामूहिक पाबंदी, कलेक्टिव मोबिलाइजेशन कैसे होती है।
जीएस पेपर थर्ड में देखें, इंटरनल सिक्योरिटी एंड पॉलिसिंग, भीड़ प्रबंधन, मोबाइल मैनेजमेंट, पुलिस द्वारा गैर घातक बल का इस्तेमाल और कानून व्यवस्था बनाए रखना, सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन, त्वरित लामबंदी के लिए सोशल मीडिया का रोल और उससे निपटने की चुनौतियाँ। जीएस पेपर 4 में देखेंगे तो क्या आएगा, एथिकल डिसेंट विरोध, शांतिपूर्ण होना नैतिक है लेकिन हिंसक या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला विरोध अनैतिक और गैरकानूनी होता है। सिविल सर्वेंट एंड डायलेमा, एक डीएम या एसपी के तौर पर आपको नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, एम्पैथी और कानून व्यवस्था बनाए रखने, रूल ऑफ लॉ के बीच संतुलन बनाना होता है। ठीक, अगर ऐसे के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या है, ऐसे या जीएस2 में निष्कर्ष या कंक्लूजन लिखना हो तो आपकी टोन हमेशा बैलेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए। जैसे असहमति और विरोध लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है, जस्टिस चंद्रचूड़ का प्रसिद्ध कथन है ये, लेकिन हमें अधिकार हमेशा कर्तव्यों और ड्यूटीज़ के साथ आते हैं। एक जीवंत लोकतंत्र में राइट टू प्रोटेस्ट और पब्लिक ऑर्डर के बीच संतुलन होना अनिवार्य है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क केसेस। अगर आपने उत्तर में सन, ईयर और केस का नाम लिखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हिम्मत लाल बनाम पुलिस कमिश्नर, अहमदाबाद 1973। इसको एक बार लिख लेना, हिम्मत लाल बनाम पुलिस कमिश्नर, नाइनटीन 73। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार माना कि सार्वजनिक सड़कों पर सार्वजनिक सभाएं करना नागरिकों के अधिकारों का हिस्सा है, लेकिन राज्य इसे रेगुलेट नियंत्रित कर सकता है, पूरी तरह बैन नहीं कर सकता। ठीक है, किसमें माना था हमारा, हिम्मत लाल बनाम पुलिस कमिश्नर, अहमदाबाद का केस था ये याद रखना। ठीक, फिर उसके बाद में आता है रामलीला मैदान इंसिडेंट केस 2012 में हुआ था, जहाँ में बाबा रामदेव के आंदोलन पर रात में हुई पुलिस कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने कहा कि राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। रात में सोए हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। एक उसके बाद आता है अमित साहनी बनाम आयुक्त, दिल्ली पुलिस साहनीबाग केस 8 अक्टूबर 2020। कॉन्टेक्स्ट जो के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन के दौरान कालिंदी कुंज मार्ग बंद कर दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट एंड राइट टू मूवमेंट मस्ट गो हैंड इन हैंड। विरोध का अधिकार और आवाजाही का अधिकार साथ साथ चलने चाहिए। विरोध निर्दिष्ट स्थानों जैसे जंतर मंतर पर ही होना चाहिए। ठीक है, कोर्ट ने कहा था। सार्वजनिक रास्तों को अनिश्चितकाल के लिए ब्लॉक नहीं किया जा सकता। अब आता है रेलवे ट्रैक एवं हाईवे नाकेबंदी मामला 2021-22 में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि सड़कें और रेल मार्ग रोकना नागरिकों के अधिकारों का हनन है। राज्य प्रशासन का यह कर्तव्य है कि रास्तों को खुला रखे। अब समाजशास्त्र से न्यू सोशल मूवमेंट नवीन सामाजिक आंदोलन कहते हैं, जहां समाज के अलग अलग वर्ग, युवा, छात्र, किसान अपनी पहचान और अधिकारों की मांग के लिए संगठित होते हैं। कलेक्टिव मोबिलाइजेशन। GS3 के पर्सपेक्टिव से इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, भीड़ प्रबंधन पुलिस बल के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है प्रोटेस्टर्स की, और एंटी सोशल एलिमेंट में अंतर करना। ठीक, दोनों में अंतर करना। नॉन लेथल फोर्स, वाटर कैनन, आंसू गैस और पैलेट गन का इस्तेमाल आनुपातिक होना चाहिए। ठीक, सोशल मीडिया एंड साइबर सिक्योरिटी। आजकल व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए मिनटों में भीड़ जमा हो जाती है। फेक न्यूज़ और डीप फेक से माहौल बिगड़ने का खतरा रहता है। GS4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, एन एथिकल डायलेमा फॉर DMSP। एक जिला अधिकारी के सामने दो नैतिक मूल्य टकराते हैं, एम्पैथी एंड कंपैशन। सहानुभूति, नागरिकों के जायज़ मांगों और विरोध के अधिकारों को समझना।
रूल ऑफ लॉ एंड पब्लिक ड्यूटी, कानून का शासन, आम जनता की सुरक्षा और सार्वजनिक संपत्ति पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान से बचाना। पीडीपीपी एक्ट 1984 प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, विरोध के नाम पर तोड़फोड़ या हिंसा करना अनैतिक और गैर कानूनी है दोस्तों। डिसेंट कुछ कोड्स ऑफ फोर ऐसे हैं, अगर आप ऐसे में कुछ कोड सेट करना चाहते हैं तो ये हैं। डिसेंट इज़ द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिस DY चंद्रचूड़ का है। देन सेकंड वन इज एन इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, ये किसका है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर inherently tied to duties, fundamental duties, article 51A। सेफ्टी वॉल्व कंसेप्ट, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि असंतोष लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है, अगर असंतोष को दबाया जाएगा तो प्रेशर कुकर की तरह सिस्टम में विस्फोट होगा। ड्यूटी ऑफ द स्टेट, राज्य को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए स्थान तय करने चाहिए और संवाद का रास्ता हमेशा खुला रखना चाहिए। ड्यूटी ऑफ सिटीजन, आर्टिकल 15(1)(a) के तहत नागरिकों का कर्तव्य है कि वे सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा का त्याग करें। लोकतंत्र की खूबसूरती विरोध करने की स्वतंत्रता में है, लेकिन साथियों तो लोकतंत्र की मजबूती उस विरोध के शांतिपूर्ण और संवैधानिक होने में है। राइट टू प्रोटेस्ट और पब्लिक ऑर्डर के बीच संतुलन एक परिपक्व लोकतंत्र की पहचान है। जैसे कि आज की क्लास में हमने संविधान के आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क केसेस, BNSS के नए प्रावधान और चारों GS पेपर के लिंकेज को समझा। तो आज का मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन कमेंट में अपने साझा कर देंगे, ठीक है। तो मैं इस पूरे टॉपिक से जुड़ा हुआ एक मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, जैसे आप आंसर राइटिंग लिखकर मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब आवर चैनल सम्यक अंडरस्टैंडिंग।